गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट क्लास हमने कॉम्बिनेशनल सर्किट जो थे जितने टाइप्स के उन सारे टाइप्स को हमने कंप्लीट किया है। कौन कौन से कॉम्बिनेशनल सर्किट हमने देखा था? एडर था, सब्ट्रैक्टर था। एडर के अंदर हाफ एडर फुल एडर की बात हुई थी। सब्ट्रैक्टर में भी हाफ एडर, हाफ सब्ट्रैक्टर और फुल सब्ट्रैक्टर। फिर हमने बात किया था एनकोडर, डिकोडर और मल्टीप्लेक्सर एंड डीमल्टीप्लेक्सर। इतने टाइप्स मतलब इतने टाइप के कॉम्बिनेशनल सर्किट हमने देखे थे और उससे रिलेटेड हमको क्वेश्चंस हम देखे जो ज्यादा वेटेज के क्वेश्चन तो नहीं थे, पर कॉन्सेप्ट वाइज क्लियर रखना है। आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं सर्किट्स वो कौन से हो जाएगा? सिक्वेंशियल सर्किट। ठीक है। कॉम्बिनेशनल सर्किट में जब हम बात कर रहे थे तो वहां पर कैसे आउटपुट डिपेंड करता था? ओनली प्रेजेंट इनपुट पे डिपेंड करता था। अगर हम प्रेजेंट जो इनपुट है उसको अगर हम चेंज करते थे तो हमारा आउटपुट भी उस टाइम पे क्या होता था? चेंज हो जाता था। ये हमारा कॉम्बिनेशनल सर्किट का पॉइंट था कि एक कॉन्सेप्ट था कि वो इस तरीके से काम करता है। अब हम जो बात करने वाले हैं आज वो सिक्वेंशियल सर्किट। ये क्या काम करता है? तो सिक्वेंशियल सर्किट में यहाँ पर उसका आउटपुट सिर्फ प्रेजेंट इनपुट पे डिपेंड नहीं करता है, बल्कि इसके साथ हमारा जो प्रीवियस आउटपुट रहेगा उस पे भी वो क्या करता है? डिपेंड रहता है। अब प्रीवियस आउटपुट है मतलब इसको कहीं ना कहीं हमारे पास्ट इंफॉर्मेशन जो रहेंगे उनको मुझे स्टोर करना पड़ेगा। तो स्टोरेज के लिए मेरे को क्या यूज लगेगा? मेमोरी की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। जो कहाँ नहीं था, कौन से सर्किट में नहीं था? कॉम्बिनेशनल सर्किट में हम बात नहीं करते थे। कॉम्बिनेशनल सर्किट में किसी भी प्रकार का मेमोरी डिवाइसेस यूज नहीं किया जाता था, किसी भी प्रकार का फीडबैक यूज नहीं किया जाता था, क्योंकि वहां हमें पास्ट से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन को स्टोर या फिर आगे चल के हमारे इनपुट हमारे आउटपुट में प्रेजेंट आउटपुट में उसकी जरूरत नहीं पड़ती थी। ठीक है। तो सिक्वेंशियल में हमें क्या बताया गया कि हमारा जो आउटपुट है, यानी जो अभी हमारा जो नेक्स्ट स्टेट निकलेगा जिसको हम बोल सकते हैं नेक्स्ट स्टेट, यानी कि जो हमारा आउटपुट रहेगा मेन आउटपुट, वो कैसे आएगा? तो वो प्रेजेंट इनपुट जो हम देंगे और जो पास्ट प्रीवियस आउटपुट रहेगा, ठीक है, पिछले जो भी हम काम किए रहेंगे उसका जो आउटपुट रहेगा उस पर डिपेंड करता है। उसे हम क्या कहते हैं? सिक्वेंशियल सर्किट। क्योंकि अब प्रीवियस आउटपुट आ गया मतलब पास्ट की चीजें आ गई, तो कहीं ना कहीं उसको क्या करना पड़ेगा? स्टोर करके रखना पड़ेगा। इसलिए इसमें एक एलिमेंट हो जाता है क्या? मेमोरी। उसके बाद प्रीवियस को भी हमको देना पड़ेगा उस प्रेजेंट के साथ में, तो कहीं ना कहीं तो यहाँ पर हमें क्या यूज हो जाएगा? फीडबैक, जो कहाँ नहीं था? कॉम्बिनेशनल सर्किट में ये सारी चीजें नहीं थी। तो सिक्वेंशियल के अंदर क्या आ गया? एक फीडबैक। ठीक है। तो उसी चीज को हमें देखना है और इसी कॉन्सेप्ट के साथ हमारा क्या यूज होता है? सिक्वेंशियल सर्किट यूज होता है। तो एक एक करके देख लेते हैं कि सिक्वेंशियल सर्किट ऐसे डिजिटल सर्किट को क्रिएट करता है जहां पर हमें पास्ट इंफॉर्मेशन की बात करनी हो, स्टोर करनी हो। वैसे वाले सर्किट्स के लिए हम सिक्वेंशियल सर्किट का यूज करते हैं, जिसका आउटपुट डिपेंड रहता है प्रेजेंट इनपुट पे, आप जो अभी इनपुट देंगे, और प्रीवियस स्टेट यानी कि जो पास्ट वाला आउटपुट रहेगा, प्रीवियस आउटपुट, उस पे उन दोनों से कॉम्बिनेशन से मिलके बनता है हमारा नेक्स्ट स्टेट, यानी जो मेरा मेन आउटपुट रहेगा वो। जैसे कि कॉम्बिनेशनल सर्किट था, सिक्वेंशियल सर्किट में मेमोरी एलिमेंट्स को यूज किया जाता है ताकि हम पास्ट इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सके। अनलाइक बोला है कॉम्बिनेशनल सर्किट, तो कॉम्बिनेशनल सर्किट के जैसे नहीं, क्या हो जाएगा? सिक्वेंशियल में क्या यूज करना पड़ेगा? मेमोरी डिवाइसेस का पास्ट इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए। सिक्वेंशियल सर्किट क्या है? केपेबल है ऑफ परफॉर्मिंग ऑपरेशन, ऐसे ऑपरेशन परफॉर्म करना जहां स्टोरेज की जरूरत हो, मतलब कि पास्ट इंफॉर्मेशन को स्टोर करने की बात हो। काउंटिंग की बात हो, काउंटिंग मतलब क्या कि जैसे जीरो हो गया, वन हो गया, अब इसके बाद कौन सा स्टेट आना चाहिए? तो ये हो जाना चाहिए टू। तो वो टू कैसे पता किया? मतलब मेरा नेक्स्ट स्टेट जो है, आउटपुट जो है मेरा वो टू आएगा, ये कैसे पता चला? क्योंकि उसको अपना प्रीवियस आउटपुट पता था जो क्या है? वन। तो उसके बाद उसको काउंटिंग में समझ में आया कि वन के बाद क्या होना चाहिए? टू, टू के बाद थ्री। तो ऐसे टाइप का जो होगा वो सर्किट्स के लिए हम यहाँ पर यूज करते हैं, मतलब काउंटिंग चीजों के लिए यूज कर सकते हैं। सिंक्रोनाइजेशन, जहां पर सिंक होना चाहिए, ठीक है, वहां पर हम यूज करेंगे। सीक्वेंस कंट्रोल, ये जो सीक्वेंस आगे बढ़ रहा है उसको कंट्रोल करना है, तो ऐसे टाइप के सर्किट्स जहां ये सारे कॉन्सेप्ट फॉलो हो
वहाँ हम क्या यूज करने वाले हैं, सीक्वेंशियल सर्किट, क्योंकि कुल मिला के यहाँ पर हमें जो मेरा मेन कॉन्सेप्ट रहेगा कि प्रीवियस आउटपुट को वो यूज करता है, ठीक है, पास्ट इंफॉर्मेशन को यूज करता है। तो ये बेसिक था कि सीक्वेंशियल सर्किट में क्या होता है। नेक्स्ट यहाँ पर उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो जो हमने वही चीजें वो देखी वहां पर उस चीज को वन लाइन में लिख दिया गया है कि डिपेंड करता है किस पे, बोथ प्रेजेंट एंड प्रीवियस इनपुट। गलत हो गया यहाँ पर, किस पे डिपेंड करता है, प्रेजेंट इनपुट लेकिन प्रीवियस आउटपुट, तो यहाँ पर ये होना था इनपुट और ये हो जाता आउटपुट, ठीक है। अगर हम ऐसे बोल देते बोथ प्रेजेंट एंड प्रीवियस इनपुट, तो वो प्रीवियस इनपुट की बात करता है, बट वो प्रीवियस आउटपुट का यूज कर रहा है, ठीक है। प्रीवियस इनपुट क्या दिए थे उससे मतलब नहीं, वो आउटपुट को स्टोर करके रखता है। मेमोरी डिवाइसेस का यूज करेगा। मेमोरी डिवाइसेस में आप अलग अलग देखोगे, फ्लिप फ्लॉप होता है, रजिस्टर वो होते हैं, लैचेस वगैरह होते हैं, ये सारा चीज यूज करता है। फीडबैक पाथ की बात करते हैं हम लोग यहाँ पर, जो प्रीवियस आउटपुट है उसको प्रेजेंट के साथ हम क्या करते हैं, अटैच करते हैं फीडबैक पाथ। क्लॉक पल्स के थ्रू कंट्रोल किया जाता है, जैसे कि हमने बात किया कि काउंटिंग हो रहा है, ठीक है। मतलब सीक्वेंशियल सर्किट में मेन हिस्सा जो है वो क्लॉक से भी रिलेटेड रहता है, इसको भी हमें याद रखना है। क्लॉक पल्स जो हम यूज करेंगे सीक्वेंशियल सर्किट में, बाइनरी इंफॉर्मेशन को स्टोर करेगा, मतलब कि 0-1 फॉर्मेट में ही काम करेगा, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हम क्रिएट कर रहे हैं तो, ठीक है। और टाइम डिपेंडेंट सर्किट्स, जहां पर टाइम इंपॉर्टेंट है कि इस टाइम पे ऐसा आउटपुट आना चाहिए, तो उस वाले सर्किट्स के लिए हमें क्या होना चाहिए, सीक्वेंशियल सर्किट का कॉन्सेप्ट हम फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर जैसे डायग्राम पहले होना चाहिए था कि ये हमारा क्या हो गया, सीक्वेंशियल सर्किट का ब्लॉक डायग्राम, ठीक है। समझने के लिए कि एक कॉम्बिनेशनल, मतलब कि कॉम्बिनेशनल सर्किट जो कैसे बन रहा था, डिफरेंट गेट्स, लॉजिक गेट का यूज करके, चाहे वो बेसिक हो, यूनिवर्सल हो या स्पेशल गेट्स, इन्हीं गेट्स का ही तो यूज करके हम सीक्वेंशियल ही बनाएंगे। पर उस कॉम्बिनेशनल में मुझे क्या स्टोर करवाना पड़ेगा, प्रीवियस आउटपुट, जो कहीं ना कहीं मेमोरी डिवाइसेस का यूज करके स्टोर होगा, और ठीक है, और इनके साथ फिर मिल करके हमें क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। तो एज अ फीडबैक प्रीवियस आउटपुट जाता है, प्रेजेंट इनपुट देने के बाद हमें क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है। क्लियर। तो ये सीक्वेंशियल सर्किट की जो है डायग्राम है, जिससे आप और इजी तरीके से चीजों को समझ सकते हो। अब जैसे यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आया कि कॉम्बिनेशनल और सीक्वेंशियल में डिफरेंस क्या है, क्योंकि क्वेश्चन इससे पूछा गया है। तो सबसे पहले तो यही है कि उनके जो आउटपुट है वो किस पे डिपेंड करते हैं। तो कॉम्बिनेशनल सर्किट का आउटपुट हमने बात किया था कि वो प्रेजेंट इनपुट पे डिपेंड करता है, पास्ट का कोई बात नहीं होता, प्रेजेंट में आप जो भी इनपुट दोगे उससे रिलेटेड आउटपुट मिलेगा। सीक्वेंशियल क्या बोलता है, प्रेजेंट के साथ साथ प्रीवियस आउटपुट की बात करता है, ठीक है। यहाँ प्रेजेंट इनपुट और पास्ट आउटपुट की बात होगी, ठीक। दूसरा यहाँ डिफरेंस क्या हो गया, मेमोरी। कॉम्बिनेशनल में किसी भी प्रकार का मेमोरी नहीं है, क्योंकि वो प्रेजेंट पे काम कर रहा है, और यहाँ पर मेमोरी डिवाइसेस हम यूज करेंगे। फीडबैक नहीं होता है कहाँ, कॉम्बिनेशनल में, सीक्वेंशियल में होता है। क्लॉक की जरूरत कहाँ नहीं होती, कॉम्बिनेशनल में, क्योंकि पूरा आउटपुट जो है वो डिपेंड करेगा किस पे, इनपुट पे। हम जैसे इनपुट चेंज करेंगे हमें आउटपुट अपना चेंज मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन सीक्वेंशियल की बात करें तो क्लॉक यहाँ पर जरूरी है, विदाउट क्लॉक हम लोग अपना आउटपुट नहीं निकाल सकते। मतलब इनपुट तो यूज होगा ही, प्लस यहाँ पर कुछ सर्किट ऐसे हैं, नॉट ऑल सीक्वेंशियल में, पर कुछ सर्किट ऐसे हैं जो क्लॉक के बगैर, मतलब जब तक हम क्लॉक पल्स नहीं देंगे वो ट्रिगर नहीं होगा, हमारा इनपुट देने का भी कोई मतलब नहीं, अकेले इनपुट से वो काम नहीं कर सकता। तो अभी आप आगे देखोगे कुछ सर्किट ऐसे हैं जो क्लॉक का यूज करते हैं। स्पीड के मामले में देखें तो कौन फास्ट है, कॉम्बिनेशनल। क्यों फास्ट रहेगा कॉम्बिनेशनल, क्योंकि यहाँ पर किसी भी प्रकार का वेट नहीं करना पड़ेगा, जैसे हम इनपुट दिए, चेंज किए, तो वो हमारा आउटपुट का स्टेट चेंज कर देगा। अगर इनपुट सेम है तो वही आउटपुट हमें सेम मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ बात करूँ सीक्वेंशियल में, तो कहीं ना कहीं इसने बताया स्लाइटली स्लोअर है, मतलब थोड़ा बहुत इफेक्ट तो देखने को मिल जाता है, किस वजह से, क्लॉक के वजह से। इनपुट तो आपने दे दिया, लेकिन ऐसे कुछ सर्किट जैसे मैंने बताया कि क्लॉक का यूज करके ही वो आउटपुट जनरेट करेगा, तो उस क्लॉक का जो कुछ टाइम होता है
ठीक है, कि जैसे हमने बात किया कि जो सीक्वेंशियल है उसका एक फीचर भी हमने बात किया कि एक टाइम डिपेंडेंट सर्किट की बात हो रही थी। टाइम डिपेंडेंट सर्किट का मतलब ये है कि हमारा जो पूरा सिस्टम मतलब इलेक्ट्रॉनिक जो हम सर्किट्स क्रिएट करेंगे उसमें डिफरेंट डिफरेंट हार्डवेयर का यूज हो रहा है, तो वो हर पार्ट जरूरी नहीं है कि एक समय पे ही क्या करे, अपना स्टेट को चेंज करे। मतलब हो सकता है कि कोई पार्ट क्या हो सकता है लेट से चेंज हो, ठीक है, कोई जल्दी हो जाएगा, तो वो जो टाइम डिले होगा उन सारे पार्ट्स का, जब तक वो एक साथ कॉम्बिनेट करके हमें आउटपुट नहीं प्रोवाइड करेंगे हमारा आउटपुट सही नहीं रहेगा। तो वहां पर कहीं ना कहीं क्या देखने को मिलता है, डिले टाइम देखने को मिलता है। तो स्लाइटली डिफरेंस होता है कॉम्बिनेशनल सर्किट के अकॉर्डिंग स्पीड में, ठीक है। तो ये कम है बोल रहा है, फास्ट कौन सा है, कॉम्बिनेशनल। एग्जाम्पल में हमने ये सारा चीज पढ़ रखा है। और क्या देखा है, एडर सब्ट्रैक्टर देखा है, डीमल्टीप्लेक्सर देखा है, ठीक है, एनकोडर देखा है जो यहाँ नहीं लिखा है, तो वो सारे एग्जाम्पल हो गए। यहाँ पर जो आप देखोगे फ्लिप फ्लॉप काउंटर रजिस्टर सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो क्या है, सिक्वेंशियल के लिए फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। और यहीं पर आप देखोगे कि ये एक ऐसा सर्किट है जो क्लॉक बेस्ड काम करता है, ठीक है। क्लॉक विदाउट क्लॉक इसका कोई भी स्टेट चेंज होने का काम नहीं रहता है। तो ये डिफरेंस हो गया जो आप लोग को और क्लियरली समझ में आ गया होगा सीक्वेंशियल और कॉम्बिनेशनल में। नेक्स्ट यहाँ पर क्या बात किया गया, सीक्वेंशियल सर्किट को कैटेगराइज किया गया है दो पार्ट में, जो कि क्या बता रहा है, सिंक्रोनस, और एक दूसरा फिर क्या हो जाएगा, एसिंक्रोनस। तो सिंक्रोनस मतलब क्या, जहां पर जो उसका स्टेट चेंज हो रहा है वो किस पे डिपेंडेंट है बोल रहा है, क्लॉक पल्स पे, ठीक है। सिंक्रोनस मतलब तुरंत, यानी कि क्लॉक पल्स का यूज किया जा रहा है, विदाउट क्लॉक इसमें काम नहीं हो सकता। सर्किट इन विच स्टेट चेंजेस ओनली एट ए स्पेसिफिक क्लॉक पल्स, जब तक हम क्लॉक पल्स नहीं देंगे तब तक हमारा स्टेट क्या नहीं होगा, चेंज नहीं होगा, ठीक है। मान लो मैं किसी सर्किट में जो सिंक्रोनस टाइप का सीक्वेंशियल सर्किट है वहां मैंने इनपुट दे दिया और अब मैं चाहती हूँ कि आउटपुट हो, तो उसके कारण क्या होगा कि जो क्लॉक है वो अगर हम ट्रिगर नहीं कर रहे हैं, पल्स नहीं दे रहे हैं, तब तक वो अपना आउटपुट स्टेट को चेंज नहीं करेगा। मतलब टोटली आप बोल सकते हो सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट जो है वो क्लॉक बेस्ड सर्किट है, क्लॉक ही एज अ मेन उसमें एलिमेंट काम कर रहा है, ठीक है, आउटपुट स्टेट में चेंज करने के लिए। फीचर क्या बताया, क्योंकि क्लॉक के कारण ही हमारा आउटपुट चेंज हो रहा है, तो कंट्रोल भी किसके द्वारा होगा, क्लॉक सिग्नल के द्वारा। जब आप क्लॉक पल्स दोगे वो आउटपुट चेंज करेगा, नहीं दोगे तो वो आउटपुट सेम रखेगा। इजियर टू डिजाइन है, क्योंकि जब भी कोई भी चेंजेस है, ठीक है, वो उस क्लॉक पल्स के दौरान ही होगा, जब तक आप नहीं दोगे तो वो चेंज कुछ भी नहीं करेगा। तो डिजाइन करना इजी हो जाता है सिंक्रोनस के लिए। लेस हजार्ड्स प्रॉब्लम, लेस हजार्ड्स प्रॉब्लम मतलब कि जितने भी टाइप के, जैसे कि हमने बताया कि जो टाइम डिपेंडेंट है, जहाँ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हमारे सर्किट्स जो है वो काम कर रहे हैं, हर एक का अपना अलग अलग डिले टाइम है, और अगर वो एक साथ कॉम्बिनेट करके हमें एक मेन आउटपुट नहीं प्रोवाइड करते, मतलब सही आउटपुट, तो वो हमारा आउटपुट भी क्या होगा, डिफरेंस होगा, मतलब कि सही आउटपुट नहीं मिल पाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे प्रॉब्लम्स जो कैसे ला रहा है हमारे रिजल्ट को, यानी आउटपुट को सही वाला नहीं ला रहा है, गलत आउटपुट ला रहा है अनइक्वल डिले टाइम के कारण, तो वो हमारे प्रॉब्लम्स क्या होते हैं, हजार्ड प्रॉब्लम। तो सिंक्रोनस के अकॉर्डिंग वो कैसा रहता है, यहाँ पर कम रहता है। क्यों, क्योंकि जब भी हम क्लॉक पल्स देंगे तभी वो जनरेट होगा और फिर हमें आउटपुट प्रोवाइड करेगा। तो कहीं ना कहीं क्लॉक पल्स का टाइम और बाकी चीजों का जो भी प्रॉब्लम्स रहेंगे वो सारा चीज मैनेज हो जाता है। मोर स्टेबल एंड रिलायबल, स्टेबल ज्यादा है, जब हम क्लॉक पल्स देंगे तो हमें एक दूसरा स्टेट मिलेगा, नहीं देंगे तो हम एक नॉर्मल स्टेट में रहेंगे, डेट इज स्टेबल। और रिलायबल मतलब कि जब जब हम उस पर काम करेंगे हमें सेम आउटपुट प्रोवाइड मिलेगा, ठीक है। तो सिंक्रोनस ज्यादा क्या है, स्टेबल है, रिलायबल है, कम प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं, इजियर टू डिजाइन है, और पूरा पूरा कॉन्सेप्ट है यहाँ पर क्लॉक सिग्नल का, ठीक है। तो सिंक्रोनस में यहाँ आपको बता दिया कि सिंक्रोनस काउंटर के नाम से एक आता है, शिफ्ट रजिस्टर, क्लॉक्ड फ्लिप फ्लॉप्स, फ्लिप फ्लॉप में क्लॉक्ड का यूज किया ही जाता है, तो नॉर्मल फ्लिप फ्लॉप में लिखते तो वही था। तो ये सिंक्रोनस था। अब अगर हम बात करें एसिंक्रोनस का, एसिंक्रोनस क्या बता रहा है,
कि सिंक्रोनस अगर क्लॉक पे काम कर रहा था तो एसिंक्रोनस में किसी भी प्रकार का क्लॉक की जरूरत नहीं। ठीक है, मतलब ये सीधा सीधा इसका आउटपुट किस पे डिपेंड करेगा, जो हम इनपुट देंगे। हम इनपुट चेंज किए, इमीडिएटली इसका आउटपुट भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्लॉक की जरूरत नहीं पड़ी है, वो किसी भी प्रकार के क्लॉक का टाइम का वेट नहीं कर रहा है, पल्स का वेट नहीं कर रहा है। आपने इनपुट चेंज किया, तुरंत हमारा आउटपुट क्या होगा, इमीडिएटली चेंज हो जाएगा। फीचर्स में क्या बताया, कोई भी क्लॉक सिग्नल यहाँ नहीं है, फास्ट रिस्पॉन्स है क्योंकि क्लॉक नहीं है। ठीक है, तो उसका कोई डिले टाइम नहीं है। डिफिकल्ट टू डिजाइन है, बोल दिया कि जैसे आप इनपुट चेंज किए तो हो सकता है कि कुछ हमें देखने को, मतलब इधर उधर स्टेट देखने को मिले। ठीक है, तो डिफिकल्ट टू डिजाइन है। मोर हजार्ड्स एंड रेस कंडीशन, तो जैसे मैंने बताया वहाँ कम प्रॉब्लम्स की बात होती थी, यहाँ पर वही प्रॉब्लम ज्यादा देखने को मिलता है, और फिर उसके कारण हमारा आउटपुट जो चेंज होता है, जो सही आना चाहिए वो गलत आ रहा है, तो वही हमारा क्या कहलाता है, रेस कंडीशन। तो वही अनइक्वल डिले टाइम के कारण जब वो अच्छे से एक साथ कॉम्बिनेट होकर के हमें आउटपुट नहीं देते हैं, तो हमारा आउटपुट में रेस कंडीशन देखने को मिलता है। ठीक है, तो रिपल काउंटर्स और एसिंक्रोनस फाइनाइट स्टेट मशीन जो होते हैं वो हमारे एसिंक्रोनस के लिए एग्जाम्पल। फिर हमने इसमें देखा था सीक्वेंशियल में हमारा मेन पार्ट एक मेमोरी एलिमेंट था कि कुछ मेमोरी डिवाइसेस का यूज करता है। तो वो मेमोरी डिवाइसेस का यूज क्यों कर रहा है, टू स्टोर इंफॉर्मेशन, पास्ट इंफॉर्मेशन के लिए। ठीक है, और क्या क्या डिवाइसेस आप यूज कर सकते हो मेमोरी के नाम पे, यहाँ पर लैचेस और फ्लिप फ्लॉप। तो ये दोनों के बारे में आपको पढ़ना है, लैच भी और फ्लिप फ्लॉप। पानी पी लो। नेक्स्ट यहाँ पर एक छोटा टॉपिक बोल सकते हो कि एक अलग सा है कि मल्टी वाइब्रेटर्स क्या है। ठीक है, मल्टी वाइब्रेटर एक तरीके का क्या है, स्विचिंग सर्किट है, बोला इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग सर्किट, जहां पर आपको वही स्टेट चेंज के बारे में बताया गया है कि जैसे हम क्लॉक पल्स देंगे तो पल्स क्या होगा, जनरेट होगा, जिससे हमारे आउटपुट में चेंजेस देखने को मिलेंगे। कुछ ऐसे सर्किट जो टाइम डिपेंडेंट होंगे। ठीक है, ऑसिलेटर्स मतलब जो एक पीरियड ऑफ टाइम पे चेंज होते रहता है, वो ऑसिलेटर की बात होती है। और क्लॉक जनरेशन, क्लॉक जहां हम यूज करेंगे उसकी बात होती है। मतलब सीधा सीधा मल्टी वाइब्रेटर में जो स्विचिंग सर्किट बता रहा है, मतलब स्टेट चेंज तो हाई और लो, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बाइनरी इंफॉर्मेशन में काम करता है ना, 1 और 0, तो हाई हो जाएगा 1 और लो हो जाएगा क्या, 0। तो आइदर उसका स्टेट क्या होगा, 1 यानी हाई, और या फिर होगा लो, डेट इज 0। तो मल्टी वाइब्रेटर एक इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग सर्किट है, बोला है, जो हाई लो 1 0 के कॉन्सेप्ट में काम करेगा। फिर इसके कुछ टाइप्स बताया है जो हमें ध्यान देना है। पहला जो है वो एस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। ठीक है, एस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर में किसी भी प्रकार का स्टेबल स्टेट नहीं है। स्टेबल स्टेट मतलब क्या, कि वो किसी एक पॉइंट में जाके रुक जाए, या तो हाई वाले पॉइंट में मतलब 1 उसका आउटपुट हो, या फिर लो वाले पॉइंट में यानी कि उसका 0 आउटपुट हो। तो ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर क्या नहीं है, कोई भी स्टेबल स्टेट नहीं देता है, ना वो हाई में रुकता है ना लो में रुकता है। मतलब वो क्या है, वो कंटिन्यूअसली क्या होते रहता है, हाई लो हाई लो हाई लो में चेंज होते रहता है। ठीक है, मतलब इस तरीके से एक कंटिन्यूअस एक स्टेबल स्टेट नहीं दे रहा है, इस तरीके से वो चेंज होते रहता है। ठीक है, हाई और लो के बीच में ऑटोमेटिकली ये अपना वेव्स को चेंज करते रहता है। अब इसका सबसे रियल एग्जांपल आप लोग देख सकते हो, जैसे वो जो हमारे एलईडी लाइट्स होते हैं जो ब्लिंक वाले होते हैं ना, तो अपना पूरा वो चेंज करते रहते हैं, बंद चालू होते रहते हैं, वो वाला जो है वो आप इस कॉन्सेप्ट को लेके यहाँ पर चल सकते हो, जो अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर का कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहा है, जहाँ ऑटोमेटिकली आपने एक बार स्टार्ट किया तो वह हाई लो में ब्लिंक करते ही रहेगा, है ना, जब तक आप उसको स्टॉप नहीं कर दोगे। तो किसी भी प्रकार का यहाँ पर स्टेबल स्टेट नहीं है, ये ध्यान देना है। कंटिन्यूअस ऑसिलेशन मतलब ये वेव्स जो चेंज हो रहे हैं उनकी बात हो रही है। नो एक्सटर्नल ट्रिगर इज रिक्वायर्ड, एक बार बस अपने स्टार्ट किया, हम किसी भी प्रकार का अलग से कोई क्लॉक या कोई अलग से पल्स प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, ये सीधा डायरेक्ट हमारा वेव्स को चेंज करते रहता है, हाई लो में स्विच करते रहता है।
तो एप्लीकेशन में आपको ये सब बता दिया। तो मेन कॉन्सेप्ट ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर का है कि कोई भी स्टेबल स्टेट नहीं होता है, क्योंकि ऑटोमेटिकली ब्लिंक करते रहता है हाई लो के कॉन्सेप्ट में। ठीक है, दूसरा इसी का टाइप्स है, क्या बताया है, मोनोस्टेबल। मोनोस्टेबल मतलब ए स्टेबल में तो कोई भी स्टेट स्टेबल नहीं था, यहाँ बस एक जो है वो स्टेबल स्टेट रहेगा। ठीक है, एक पॉइंट में जाके वो स्टॉप हो जाएगा, वो उसका स्टेबल स्टेट है। दूसरा जो है वो क्वाजी स्टेबल है। क्वाजी स्टेबल मतलब कि टेम्पोरेरी टाइम के लिए। अब टेम्पोरेरी टाइम मतलब कुछ समय, तो एक कुछ समय के लिए वो क्या हो सकता है, स्टेबल हो सकता है, उसके बाद फिर से ऑटोमेटिकली अपने बैक स्टेट में आके काम करेगा। तो वो क्या हो गया हमारा मोनोस्टेबल का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो यहाँ क्या लग रहा है, देखो ए स्टेबल में किसी भी प्रकार का ट्रिगर नहीं करना पड़ रहा था, यहाँ ट्रिगर पल्स देना पड़ रहा है, फिर इट रिटर्न्स ऑटोमेटिकली टू द स्टेबल स्टेट। जैसे आपने ट्रिगर देना बंद किया ना, पल्स देना बंद किया, वो क्या हो जाएगा, अपने नॉर्मल स्टेबल स्टेट में आ जाएगा। इसका एक एग्जांपल ले सकते हो, जैसे हमारा डोरबेल। डोरबेल जो रहता है वो कैसा रहता है, आप जब उसके स्विच को दबाए रखेंगे, मतलब हाई पे रखेंगे, तो वो बजेगा। ठीक है, उसका साउंड आते रहता है, फिर जैसे उसका स्विच ऑफ कर दोगे तो फिर वो रुक जाएगा, साउंड उसका बंद हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि अभी आपने बंद किया है, वो एक स्टेबल स्टेट होगा। जैसे ही आप उसको ऑन करोगे, वो ट्रिगर आपने दिया कहने का मतलब, और वो जब तक साउंड कर रहा है, तो वो उस टाइम पे कौन सी स्टेट पे है, क्वाजी स्टेबल, मतलब टेम्पोरेरी स्टेट पे वो बज रहा है। जैसे आप उसको छोड़ दोगे, उस स्विच को वापस से बंद कर दोगे, तो वो क्या हो जाएगा, अपने स्टेबल स्टेट में आ जाएगा। तो वो जो जिस टाइम तक वो बजा, वो हमारा क्वाजी स्टेबल स्टेट था, जिसे हम टेम्पोरेरी स्टेट भी बोल सकते हैं। और वापस फिर जैसे हमने ट्रिगर देना बंद किया, वो ऑटोमेटिकली अपने बैक स्टेट पे आ जाएगा। तो वो क्या होता है, मोनोस्टेबल का कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू याद रह करके समझ सकते हो। एप्लीकेशन टाइमर सर्किट, डिले सर्किट, ये सारी चीजें होती है। फिर एक आता है बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। बाई स्टेबल मतलब दो, तो दो स्टेबल स्टेट्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, दो स्टेबल स्टेट मतलब ये चेंज होगा स्टेट ओनली व्हेन ट्रिगर सिग्नल इज अप्लाइड। तो जैसे आप ट्रिगर सिग्नल दोगे, तब वो अपने स्टेट को चेंज करेगा। तो यहाँ पर आइदर वो हाई में रहेगा या लो में रहेगा। मतलब जैसे हम ये अपना जो रूम का बल्ब या फिर फैन की बात कर लो, उसका स्विच अगर आप ऑन करोगे तो हमारा बल्ब ऑन हो गया, फैन चालू हो गया, ये सारी चीजें रहेंगी। जैसे स्विच ऑफ करोगे तो वो बंद हो जाएगा। तो ये दोनों एक तरीके का क्या है, स्टेबल स्टेट है। ठीक है, जहाँ वो जब तक आप क्या नहीं करोगे, ट्रिगर पल्स नहीं दोगे, वो चेंज नहीं करेगा स्टेट को। तो स्टेट चेंज करने के लिए यहाँ पर क्या लगेंगे, ट्रिगर सिग्नल देना पड़ेगा, और उसके अकॉर्डिंग ही फिर हमें जो दो स्टेट है स्टेबल स्टेट वो देखने को मिलेंगे। तो सबसे इजीएस्ट एग्जांपल यहाँ पर दे दिया, इट वर्क्स लाइक अ फ्लिप फ्लॉप। अभी फ्लिप फ्लॉप आप लोग देखोगे, इनपुट दिया, क्लॉक सिग्नल दिया, तो आउटपुट में चेंज आया, कैसे कैसे काम होगा वो सारा चीज देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मल्टी वाइब्रेटर एक कॉन्सेप्ट था जो तीन कैटेगरी में डिवाइड हुआ था। क्या क्या, ए स्टेबल था, जहाँ पर कोई भी स्टेबल स्टेट नहीं था। दूसरा क्या था, मोनो स्टेबल, जहाँ एक स्टेबल स्टेट था। और तीसरा था बाई स्टेबल, जहाँ दोनों स्टेबल स्टेट हमको देखने को मिलते हैं। एक यहाँ कॉन्सेप्ट आया था हजार्ड को लेकर के। हजार्ड जैसे मैंने बताया प्रॉब्लम्स, तो हजार्ड क्या बता रहा है कि अनवांटेड टेम्पररी चेंजेस इन आउटपुट कॉज्ड बाय प्रोपोगेशन डिले। जैसे मैंने बताया कि आप कोई भी सर्किट्स देखते हो, डिजिटल सर्किट्स जो भी देख रहे हो, या कोई भी आप सिस्टम यूज कर रहे हो डिजिटल वाला, तो वहाँ एक ही पार्ट यूज हो रहा है ऐसा तो नहीं है, डिफरेंट पार्ट यूज हो रहे हैं। हर एक पार्ट का अपना अपना डिले टाइम है। तो अगर वो लोग एक साथ काम नहीं करेंगे और उनका जो फ्लो है वो अनइक्वल रहेगा, तो वहां हमें चेंजेस देखने को मिलेंगे। लास्ट में आउटपुट वो जो हमको चाहिए वो देगा। ठीक है, कोई कोई सर्किट नहीं भी देगा, चलो, लेकिन कुछ सर्किट जो है वो लास्ट में आउटपुट देगा, लेकिन बीच में जो वो फ्लक्चुएट करेगा, ठीक है, अनवांटेड टेम्पोरेरी टाइम के लिए चेंजेस देगा, तो उस प्रॉब्लम को हम क्या बोलते हैं, हजार्ड बोलते हैं। ठीक, तो हजार्ड में भी टाइप से बता दिया, स्टैटिक है, डायनेमिक है और एसेंशियल। स्टैटिक में क्या बता रहा है, जो आउटपुट चेंजेस टेम्पोरली व्हेन इट शुड रिमेन
कांस्टेंट, टेम्पररी टाइम के लिए चेंज करेगा। जब वो कांस्टेंट में है तब। डायनेमिक मतलब कि चेंज होते रहता है, तो आउटपुट चेंजेस मल्टीपल टाइम्स बिफोर स्टेबलाइजिंग। और एक क्या एसेंशियल हजार्ड, जो कि एसिंक्रोनस में हमने बात किया था, वही एसेंशियल हजार्ड्स यहाँ देख रहे हैं, एसिंक्रोनस में देखने को मिलता है। ठीक है, क्लियर है? तो ये हजार्ड्स के बारे में हो गया। एक अभी हमको लैचेस पढ़ना है। लैच जो क्या है, एक स्टोरेज डिवाइस है, सीक्वेंशियल सर्किट का अहम पार्ट बोल सकते हो, जहां पर आप क्या करोगे, 1 बिट इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हो। और वैसे भी हमारा सर्किट क्या काम करेगा, बाइनरी बिट में ही काम करता है, 0 और 1। 1 बिट इंफॉर्मेशन आप स्टोर कर सकते हो एट अ टाइम। लैचेस जो है वो इनपुट चेंज तभी करेगा जब उसमें क्या होगा, सॉरी, आउटपुट चेंज तभी करेगा जब वो इनपुट चेंज होगा। मतलब यहाँ सिंपल ये समझ लो कि सिग्नल की जरूरत नहीं पड़ती, क्लॉक सिग्नल हम लैच में यूज नहीं करते। ठीक है, तो मैंने बताया था कुछ सर्किट ऐसे हैं जो क्लॉक का यूज करते हैं, कुछ नहीं। तो लैच जो है उसमें हमें क्लॉक की जरूरत नहीं पड़ती है, हम जैसे इनपुट देंगे, चेंज करेंगे, तो हमारा आउटपुट क्या होगा, चेंज मिलेगा। ठीक है, तो ये उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बता दिया है आपको। इसको अभी हम लास्ट में देखेंगे। उधर कुछ क्वेश्चंस है जो सीक्वेंशियल पे डिपेंडेंट है। तो आउटपुट क्या होना चाहिए सीक्वेंशियल सर्किट का, प्रेजेंट इनपुट और पास्ट आउटपुट होना चाहिए। बट यहाँ बस ऐसा ऑप्शन दिया ही नहीं है ना, तो ये कैसे जाना चाहिए, नन ऑफ दी अबव होना चाहिए आंसर। इसको शायद ना ड्रॉप नहीं किया है, मे भी हो सकता है इसको मत ले लिया, बोथ प्रेजेंट और पास्ट ऐसे करके। बट अगर हम देखें नॉर्मल कॉन्सेप्ट, तो पूरा ये लाइन ही गलत है, क्योंकि दोनों के लिए इनपुट बोल दिया है। ठीक है, तो ये आंसर नहीं होगा। ये कैसा होगा, नन ऑफ दी अबव, एक आंसर यहाँ पर जुड़ना चाहिए, नन ऑफ दी अबव। ठीक है, ये क्लियर है। नेक्स्ट एडवांटेज क्या है सीक्वेंशियल सर्किट का, सॉरी सिंक्रोनस सर्किट का ओवर एसिंक्रोनस। सिंक्रोनस का एडवांटेज बताना है एसिंक्रोनस के कंपैरिजन में। फास्टर ऑपरेशन देता है क्या सिंक्रोनस, नहीं देता है। सिंक्रोनस में क्लॉक लगता है ना, तो क्लॉक का अपना डिले टाइम, तो फास्टर नहीं होगा, एसिंक्रोनस फास्टर रहता है। लोअर हार्डवेयर रिक्वायरमेंट बोल रहा है, नहीं, क्योंकि देखो सिंक्रोनस क्लॉक यूज कर रहा है ना, तो उसका हार्डवेयर वो ज्यादा यूज करेगा। मतलब अपना तो जो वो जो सर्किट्स वो क्रिएट करेगा वो तो यूज करना ही है उसको, प्लस क्योंकि सिंक्रोनस है तो उसका एक हार्डवेयर और एक्स्ट्रा हो गया एसिंक्रोनस के कंपैरिजन में, जो कि क्लॉक होगा। ठीक है, बेटर नॉइस इम्यूनिटी बोला है, तो सिंक्रोनस में वो नहीं रहता है। हमारा यहाँ आंसर जो होगा वो प्रॉब्लम्स के बारे में होगा। देखो सिंक्रोनस में हमने पढ़ा था कि लेस हजार्ड प्रॉब्लम हम सफर करते हैं एज कंपेयर टू एसिंक्रोनस में। एसिंक्रोनस में ज्यादा प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं, सिंक्रोनस में कम। तो लेस यहाँ पर बात किया, ईज ऑफ अवॉइडिंग प्रॉब्लम्स ड्यू टू हजार्ड्स, अवॉइड मतलब कम करना। ठीक है, तो ये आप लोग देख सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सीक्वेंशियल सर्किट, इनमें से कौन सा सीक्वेंशियल सर्किट है। तो हमने मल्टीप्लेक्सर को देखा था कॉम्बिनेशन में, डिकोडर को हमने कॉम्बिनेशन में देखा था, फुल एडर को भी देखा था। तो आंसर क्या आ जाएगा, काउंटर। ठीक है, काउंटर, फ्लिप फ्लॉप, रजिस्टर, ये सारे सीक्वेंशियल सर्किट के अंदर आते हैं। फिर से सीक्वेंशियल पूछा है, देखो रिसेंट का क्वेश्चन है 24, मल्टीपल स्टेटमेंट। क्या क्या आ जाएगा, फ्लिप फ्लॉप और काउंटर, ए और सी। ठीक है, क्योंकि बाकी हमने पढ़ के देख लिए है। चलो इसको बताओ।
क्या है आंसर? ए, आउटपुट ऑफ कॉम्बिनेशनल सर्किट डिपेंड ओनली करंट इनपुट, ये सही है। सेकंड में फिर उसी को ही बता दिया तो डिफरेंट करके बता दिया, तो ये गलत हो जाएगा, तो ए आ जाएगा। अब नीचे दो सीक्वेंशियल के लिए, तो सीक्वेंशियल खाली करंट पे तो काम नहीं करता है, किस पे काम करता है? बोथ करंट इनपुट एंड प्रीवियस आउटपुट, यहाँ बस ठीक दिया। तो ए और डी मतलब कि ऑप्शन नंबर 2। एन ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर हैज नो स्टेबल स्टेट। मल्टी ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर में कोई भी स्टेबल स्टेट नहीं था, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली ब्लिंक करते रहता है ना, हाई लो हाई लो। तो आंसर क्या आ गया? सी। एसेंशियल हजार्ड में ऑकर इन कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट, सिंक्रोनस सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट, एसिंक्रोनस सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट वर्किंग इन फंडामेंटल मोड और वर्किंग इन पल्स मोड। पहले तो हमको पता होना चाहिए किस में आता है एसेंशियल हजार्ड्स प्रॉब्लम। सिंक्रोनस में नहीं आता ना, अभी एक क्वेश्चन देखे थे, हाँ उसमें लेस रहता है। ए सिंक्रोनस में आता है हजार्ड्स का प्रॉब्लम। अब यहाँ दो चीजें दे दी है जिसमें कंफ्यूज हो सकते हैं कि फंडामेंटल मोड होगा या फिर पल्स मोड जहाँ क्लॉक हम यूज करेंगे। तो इसको क्या लेके गया है? ये फंडामेंटल मोड में लेके गया है। ठीक है, तो याद रखना फंडामेंटल मोड को यहाँ पर स्पेसिफाई किया है, इसको थोड़ा देख लेना, सोल्यूशन में प्रॉपरली बताया। तो ये हमारा सी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट, अब हम लोग को आगे चल के कॉन्सेप्ट देखना है फ्लिप फ्लॉप का, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास इंपॉर्टेंट है लैच। तो लैच हमने देखा कि एक मेमोरी एलिमेंट है, मेमोरी डिवाइसेस है, जो क्या करेगा? 1 बिट इंफॉर्मेशन को स्टोर करने का काम करेगा, इतना हमने देख लिया। अब जो ये क्या है, फ्लिप फ्लॉप को कंस्ट्रक्ट करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, मतलब बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक। अगर हमें फ्लिप फ्लॉप पे काम करना है या समझना है तो मेरे को पहले लैच समझना पड़ेगा, ठीक है। तो आइदर आप फ्लिप फ्लॉप के साथ ही लैच समझ लो, वो आपके ऊपर है, या फिर लैच को अलग से समझ के फ्लिप फ्लॉप में उसको ऐड कर दो, तो वो ज्यादा इजी रहता है, ठीक है। तो लैच को कंस्ट्रक्ट करने के लिए ना दो, यहाँ पर आप दो तरीके से कर सकते हो, नैंड गेट का भी यूज करके और नॉर गेट का भी यूज करके। तो इसी इम्प्लीमेंट को आज हम लोग देखते हैं। तो ये है, अब इसी पे ही आज हम लोग को काम करना है। यहाँ पर देखो हम लैच समझ रहे हैं जो किसका यूज करके बना है? 2 नैंड गेट्स का यूज करके। नैंड गेट दिख रहे हैं ये, ठीक है। तो दो नैंड गेट का यूज करके यहाँ पर लैच क्रिएट किया है। तो इसका जो आपका सर्किट डिजाइन है वो इस तरीके से रहेगा, इसको अच्छे से देख लो। और मैंने बताया था कि लैच में क्या नहीं रहता है, ये जो सीक्वेंशियल सर्किट है जहां पर हम क्लॉक यूज नहीं करते, ठीक है, जहां पर हम क्लॉक यूज नहीं करेंगे, फ्लिप फ्लॉप में यूज होगा, यहाँ नहीं है। चलो, तो आप इसको ये भी बोल सकते हो, जैसे हम यहाँ इनपुट देख रहे हैं ना एस आर, तो एस आर लैच यूजिंग 2 नैंड गेट्स, ठीक है। आप इसका ये नाम भी रख सकते हो कि एस आर लैच की बात कर रहे हैं हम लोग 2 नैंड गेट का यूज करके, क्योंकि इनपुट एस और आर के बीच में है। तो यहाँ पर अपन को क्या क्या देखने को मिल रहा है, पहले मैं वो आपको बता दूं। इनपुट क्या क्या है? एस है, आर है। इसके लिए फर्स्ट गेट का इनपुट एक एस है और एक क्या है, ये वाला क्यू डैश, क्यू एन का नॉट, ठीक है। और इसके लिए आर इनपुट जाएगा और इसमें क्यू एन या क्यू नॉर्मल बोल लो, ठीक। हमें क्या क्या बताना है? तो अगर दो इनपुट जा रहे हैं मतलब एस और आर, 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो इन 4 कॉम्बिनेशन को देखने के लिए हमारे पास ये जो क्यू एन प्लस 1 है वो मेरा क्या होगा? नेक्स्ट स्टेट होगा, ठीक है। क्लियर? अब ये कैसे काम कर रहा है ये हम देखते हैं। तो मैं स्टार्ट करती हूँ केस नंबर 1 से, जो क्या है मेरा 0 1। अभी मैं 0 0 पे नहीं जा रही, ठीक है। मैं स्टार्ट कर रही हूँ 0 1 से, ध्यान देना, ठीक है। तो हमने यहाँ इनपुट दे दिया 0 और 1। अब इसको स्टार्ट करने से पहले ये नैंड गेट है, नैंड गेट का प्रॉपर्टी क्या होता है वो बताओ। क्या बताए?
हाँ 1 1 में 0, बाकी सब में यही होगा ना, एक भी 0 रहेगा तो आउटपुट 1, अदरवाइज 0। ठीक है नैंड का। अब इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ यूज करना है। मेरे पास क्या है, एस और आर। यहाँ पर एस में हमें पता है कि अगर कोई भी एक इनपुट 0 है तो मेरे को सेकेंड इनपुट से कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो क्या देने वाला है, 1। तो ये क्या देगा आंसर, 1। मैं यहाँ क्यों सेकेंड इनपुट का बात नहीं कर रही हूँ, सेकेंड इनपुट यहाँ क्या जा रहा है, ये क्यू एन का नॉट है ना। तो क्यू एन का नॉट क्या है, 1 है कि 0, इससे मतलब नहीं है। क्यों, क्योंकि नैंड का प्रॉपर्टी बोलता है कोई भी एक इनपुट 0 है तो आप सीधा सीधा उसका आउटपुट लिख दो क्या, 1। तो हमने लिख दिया। अब नीचे वाले में ध्यान दो, मेरा इनपुट क्या है, 1, और यहाँ से आउटपुट क्या आ रहा है, क्यू एन। ठीक है, तो ये इनपुट और ये इनपुट, अब 1 है तो मेरे को सेकंड पता करना पड़ेगा 0 है कि 1। तो मैं यहाँ से क्या लेके आ गई, क्योंकि मेरे को ऊपर क्यू एन पता चल गया तो ये आ गया 1, और 1 1 की वैल्यू क्या प्रोवाइड करता है, 0। ठीक है, अब इसका आउटपुट क्या आ गया, 0। अब दो चीजें यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि ये क्यू एन है और ये क्या है, क्यू एन का नॉट है। मतलब मान लो मेरे पास क्यू एन की वैल्यू 1 है तो ये कैसा होगा, 0, उसका कॉम्प्लीमेंट। तो अगर हम सही कर रहे हैं कि नहीं ये पता करने के लिए ये एक तरीका है, हमेशा याद रखें क्यू एन और क्यू एन का नॉट एक दूसरे के अपोजिट होंगे। अगर ये 0 है तो ये 1, और ये 1 है तो ये 0। तो अभी ठीक आया है, क्यू एन 1 है तो क्यू एन का नॉट क्या आ गया, 0। अब यहाँ नेक्स्ट स्टेट में आउटपुट क्या लिखना है, इस वाले केस के लिए, 0 1 के केस के लिए, तो क्यू एन का जो रहेगा इसी को ही हम आउटपुट कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो 0 1 के केस में मेरा वैल्यू क्या आ गया, 1। क्लियर, एक केस समझ में आ गया। वैसे ही अब हम लोग चलते हैं 1 0 वाले केस में। चलो हटा दूं ना इसको, बार बार उसी में काटूंगी से अच्छा हटा लेते हैं। अब यहाँ पर क्या है, 1 0, तो एक इनपुट हो गया 1 और ये भी 1 हो गया। हाँ एक 1 और एक 0। क्या क्या हो गया, 1 और 0 ना, ये 0 हो गया। तो अब वहां पर जो 0 कॉन्सेप्ट हमें पता है उसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ एक 0 है तो ये इसका पता करने की जरूरत नहीं है, ये सीधा वैल्यू क्या देगा, 1। अब इस 1 को हम ले जाते हैं इसके साथ, तो 1 1 का आउटपुट क्या देगा, 0। तो वहां पर क्या आ गया, नेक्स्ट स्टेट मेरा 0। ठीक है, इसमें किसी को डाउट, ये दो केस आराम से हो गए। अब हम लोग चलते हैं कहाँ, 0 0 पे चलते हैं, फिर 1 1 पे जाएंगे। ठीक है, तो 0 0 पे जाओगे क्या हो जाएगा, ये 0 है ये 0 है, तो मेरे को सेकेंड इनपुट का वेट करने की जरूरत नहीं है, मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 1 और 1। अब इसमें क्या प्रॉब्लम आ रहा है, जो हमने बात किया था कि क्यू एन का अपोजिट होना चाहिए, क्यू एन का कॉम्प्लीमेंट वैल्यू, तो ये 1 था तो ये 0 होना चाहिए था, तो ऐसा हो नहीं रहा है, क्या हो रहा है, 1 1। तो ये कैसा कॉन्सेप्ट ले आया, इनवैलिड। ठीक है, इनवैलिड। क्यों, क्योंकि ये दोनों कैसे होने चाहिए थे, अपोजिट, बट कैसे काम कर रहे हैं, अपोजिट नहीं कर रहे हैं, मतलब ये कैसा हो रहा है, इनवैलिड हो रहा है। तो 0 0 के केस में नैंड का जो लैच है वो इनवैलिड काम करता है। अब हम चलते हैं 1 1 पे, तो 1 1 का कॉन्सेप्ट अब क्या होगा ये बताओ, होल्ड होगा तो कैसे होल्ड होगा, चलो सॉल्व करते हैं। ये 1 है ये 1 है, मेरे को क्या करना पड़ेगा, सेकेंड इनपुट का भी पता करना पड़ेगा, तभी कॉन्सेप्ट पता चल पाएगा। अब यहाँ क्या जा रहा है, सेकेंड इनपुट क्यू क्यू नॉट का कॉम्प्लीमेंट। अगर मैं इस गेट का एक्सप्रेशन निकालू, मतलब आप हम वैल्यू दे इससे पहले आप वैल्यू भी इसको एज्यूम कर सकते हो, या तो 0 होगा या 1, तो वैसे भी सॉल्व कर सकते हो, मैं एक्सप्रेशन से सॉल्व करके बता रही हूँ। ठीक है, अब इसका मैं इस गेट के लिए एक्सप्रेशन निकाल रही हूँ, तो क्या हो जाएगा, नैंड कैसे दिखाता है, 1 डॉट क्यू एन का कॉम्प्लीमेंट और उसका नॉट, ये डबल ऐसे डॉट होता है ना,
ठीक, एक्सप्रेशन ऐसे बनेगा इस गेट के लिए। इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या होगा, ये डिमॉर्गन्स लॉ से काम करेगा आगे। तो 1 का कॉम्प्लीमेंट ये हो जाएगा प्लस, और ये क्या हो जाएगा QN। ठीक, और ये क्या हो गया 0, और ये क्या हो गया QN। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी QN आएगी। तो यहाँ आउटपुट क्या आ गया QN आया। ठीक है, इस गेट के लिए इतना क्लियर हुआ। सेकेंड वाले गेट का बनाए वैसी, सेकेंड वाला गेट कैसे बनेगा, क्या जा रहा है QN जा रहा है, तो 1 डॉट QN का होल कॉम्प्लीमेंट, ये क्या हो जाएगा 1 का कॉम्प्लीमेंट प्लस QN का कॉम्प्लीमेंट, ये क्या हो गया 0 और QN का कॉम्प्लीमेंट। तो आंसर क्या आ गया QN का कॉम्प्लीमेंट। अब क्या समझ में आ रहा है कि पहले जो था हमारा स्टेट या आउटपुट QN, और नीचे वाले गेट के लिए QN का कॉम्प्लीमेंट, अभी भी क्या आ रहा है सेम ही आ रहा है, कोई चेंज नहीं आ रहा है। इसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं होल्ड बोलते हैं। होल्ड का मतलब नो चेंज। ठीक है, साइड में लिख सकते हो नो चेंज। होल्ड का मतलब क्या नो चेंज। क्यों होल्ड बोल रहे हैं या क्यों नो चेंज, क्योंकि इन सारे इनपुट्स देने के बाद भी मेरा आउटपुट जो पहले था प्रीवियस था वही उसी को वापस लेके आ गया। हमने सॉल्व किया वैल्यू दे करके और वही फिर से वापस आ गया, दैट मीन्स इसका होल्ड हो गया। मतलब अब सारे केस हमने देख लिया। 0 0 में क्या बताया इनवैलिड। इनवैलिड कब बोलते हैं जब ये कैसा हो रहा था एक दूसरे के अपोजिट नहीं आ रहा था। ठीक है, 1 और 0 होना था बट कैसा दे रहा था आंसर 1 1 दे रहा था, इनवैलिड। 0 1 के केस में हमने देखा QN को हमेशा आउटपुट कंसीडर करना है, तो वैल्यू क्या आया 1। ठीक है, और 1 0 के केस में वैल्यू क्या आया 0। फिर 1 1 हमने देखा जो क्या बता रहा है होल्ड, मतलब कि अभी ये जो रिसेंट हमारे पास आउटपुट है आप देख सकते हो QN है और नीचे में QN का कॉम्प्लीमेंट जो प्रीवियस था उसी को ही फिर से लाया, तो उसी कंडीशन को हम इनके टर्मिनोलॉजी में होल्ड बोलते हैं, और आप समझने के लिए इसको नो चेंज पता करें। तो ये क्या था प्रॉपर नैंड गेट का यूज करके हमने लैच क्रिएट किया। अब ये यूज होने वाला है फ्लिप फ्लॉप में, तो जब हम फ्लिप फ्लॉप देखेंगे तब पढ़ेंगे। ठीक है, तो नैंड का समझ में आ गया किसी को डाउट, क्योंकि कल डायरेक्ट ये काम करेगा। आज हमने इसका पूरा वर्किंग देख लिया, कल ये डायरेक्ट यूज होगा। डायरेक्ट मतलब ये टेबल यूज करोगे आप लोग। ठीक, तो टेबल को अच्छे से सही तरीके से उतारना। नेक्स्ट हमने बात किया था लैच 2 तरीके से बनता है नैंड का, और अब बनाएंगे हम लोग नॉर से। तो नॉर का सीक्वेंशियल सर्किट इस तरीके से बनेगा लैच के लिए। चलो, तो अब यहाँ पर सबसे पहले मेरे को क्या देखना पड़ेगा नॉर गेट का। हाँ, क्या बोलता है नॉर गेट का ऑपरेशन क्या बोलता है 0 0 0 1 1 0 1 1। तो यहाँ पर ये 1 देगा बाकी 0 देगा। ओहो, हाँ ठीक था ना, 0 0 बस 1 देता है बाकी सब 0। मतलब एक भी क्या आ गया हम लोग के पास 1 है तो उसका 0 वैल्यू, अदरवाइज 1 देगा। ठीक है, नॉर गेट अब बस उसी को यूज करना है। तो फिर से आप यूज करो 0 1 का इनपुट दे करके। तो सबसे पहले हम देते हैं वो सेकंड केस 0 और 1। तो यहाँ बस क्या होने वाला है, अब मेरे को क्या चेक करना है कि अगर एक भी 1 है तो मेरे पास आउटपुट क्या आने वाला है 0। तो मैं इस 1 के लिए आउटपुट में क्या दे देती हूँ सीधा 0, क्योंकि मेरे को सेकेंड इनपुट की जरूरत नहीं है। बस यहाँ हम सेकेंड इनपुट ले जाते हैं जो क्या है 0, QN का कॉम्प्लीमेंट जा रहा है फीडबैक, तो 0 0 की वैल्यू क्या देता है 1 देता है। ठीक है, अब क्या याद रखना है जब नॉर गेट का बनाओगे लैच, तो हमेशा याद रखना जो न्यू स्टेट रहेगा मतलब जो नेक्स्ट स्टेट रहेगा इसमें आउटपुट किसको कंसीडर करोगे QN का कॉम्प्लीमेंट को। हम पहले नैंड जो बना रहे थे उसमें आउटपुट किसको कंसीडर कर रहे थे QN को, यहाँ पर हम QN के कॉम्प्लीमेंट को कंसीडर करेंगे। ठीक है, गलत नहीं करते ना। तो आउटपुट क्या आने वाला है 0 1 का 0। ठीक,
क्यू एन का कॉम्प्लीमेंट वाले को हम आउटपुट कंसीडर करेंगे। तो वैल्यू 0 है, यहाँ पर क्या आ गया 0। ठीक, अब चलते हैं 10 में। तो 10 क्या बोलेगा, 10। फिर यहाँ पर कौन सा वाला कॉन्सेप्ट, ये 1 है तो इसका आउटपुट क्या देने वाला है 0, और 0 है तो इसके लिए क्या आ गया 0 0 1। तो ठीक चल रहा है। तो अब इसका आउटपुट क्या आ जाएगा नेक्स्ट स्टेट 1, क्योंकि क्यू एन का कॉम्प्लीमेंट आउटपुट जा रहा है, कंसीडर कर रहे हैं, ये याद रखना। अब हम लोग चलते हैं 0 0 पे। तो 0 0 क्या बोल रहा है, अब जब 0 0 रहेगा तो जैसे ही 0 है मतलब मेरे को सेकेंड इनपुट की तो जरूरत नहीं है, क्या दे देगा आउटपुट में। अच्छा 0 0 देख रहे हैं ना, ठीक ठीक, यहाँ बस ये चेंज आएगा, इक्वेशन वाला आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर 0 0 है तो मेरे को सेकेंड इनपुट क्या करना पड़ेगा, कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि अगर 0 रहेगा तो 1 देगा और 1 रहेगा तो 0। तो यहाँ बस वही वाला कॉन्सेप्ट यूज करो, यहाँ से क्या जा रहा है सेकेंड इनपुट क्यू एन का कॉम्प्लीमेंट। तो कैसे लिखते हैं इक्वेशन, 0 प्लस क्यू एन का कॉम्प्लीमेंट और इसका होल कॉम्प्लीमेंट, ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, डायरेक्ट कर देते हैं, और इसका डॉट क्यू एन। तो 1 डॉट क्यू एन क्या दे दिया क्यू एन, और यहाँ पर वैल्यू क्या आ गया क्यू एन। इसका निकालेंगे तो 0 प्लस क्यू एन का कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट, ये हो जाएगा 1 डॉट क्यू एन। अच्छा ये क्यू एन बस है, ये नहीं, ठीक है क्यू एन। तो ये क्या आ जाएगा क्यू एन का कॉम्प्लीमेंट, मतलब आंसर क्या आ गया क्यू एन का कॉम्प्लीमेंट। तो ये हो गया क्या क्यू एन का कॉम्प्लीमेंट। और आप देख रहे हो 0 0 के कॉन्सेप्ट में फिर से क्या दे दिया, प्रीवियस स्टेट वाला ही आउटपुट दे दिया, मतलब उसको हम इसके टर्मिनोलॉजी में क्या बोलते हैं होल्ड बोलते हैं। तो अब ये क्या हो गया 0 0 का कॉन्सेप्ट क्या ले आया होल्ड। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। और अब वैसे ही 1 1 का कॉन्सेप्ट फॉलो करो और बताओ क्या होगा, इनवैलिड होगा, है ना, कि 1 है, यहाँ भी 1 डाल दिया हमने और फिर 1 ले आए और यहाँ भी, और ये भी क्या हो गया 1 हो गया। तो 1 1 के केस में क्या बोलता है, हमेशा आउटपुट क्या देगा 0। पर यहाँ पर कैसा होना था क्यू एन और क्यू एन का कॉम्प्लीमेंट अपोजिट आना था, लेकिन आ गया क्या सेम। तो ये कैसा स्टेटमेंट लेके आया इनवैलिड। क्लियर है, ये लैच का कॉन्सेप्ट। तो लैच हम लोग क्यों यूज कर रहे हैं, फ्लिप फ्लॉप का एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है जहां पर ये डायरेक्ट यूज किया जाएगा, क्योंकि अब हम लोग लैच को अलग से पढ़ चुके हैं नैंड और नॉर का। तो अब आप जितने भी फ्लिप फ्लॉप है उसमें आप इसको अटैच करेंगे, और जितने भी टाइप के फ्लिप फ्लॉप है आप उसको इस तरीके से नैंड और नॉर के लैच का यूज करके बना सकते हो। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि हर एक को बना के देखना है, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि नैंड के अकॉर्डिंग लैच कैसे क्रिएट हो रहा है, कब होल्ड स्टेट आना चाहिए, कब हमारा इनवैलिड स्टेट होगा, कब 0 1 का स्टेट लेके आएगा। ठीक है, और वैसे ही हम किस में बात करेंगे, नॉर में बात करेंगे। तो हमारे पास 2 नॉर गेट है और इसी का जस्ट अपोजिट यहाँ पर क्या हो जाता है, होल्ड और वेट को वो चेंज कर देता है। ठीक है, वहां 0 1 के केस में 1 आ रहा था और इसके लिए 0 आ रहा है, तो ये सब हमें ध्यान रखना है। इसके बाद हम लोग कल की क्लास में जो है वह सीधा फ्लिप फ्लॉप स्टार्ट करेंगे, जहां डिफरेंट टाइप्स है फ्लिप फ्लॉप के, एसआर है, जेके है, डी है, टी है फ्लिप फ्लॉप, इन सारी चीजों को देखेंगे। प्लस उसके साथ साथ उनसे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस पूछे हैं इस पे ध्यान देंगे। तो सीक्वेंशियल सर्किट क्या होता है उसके लिए फिर हमने लैच देखा, और जो हमारा मेन अपना जो कॉन्सेप्ट रहेगा, जो मेन टॉपिक है सीक्वेंशियल में, वो फ्लिप फ्लॉप, वो हम कल स्टार्ट करेंगे। लैच को अच्छे से पढ़ लेना एक बार और क्योंकि ये कल डायरेक्ट इसके टेबल हम लोग यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।